दोस्तों, आप इंग्लिश को कितना अच्छे से समझते हो आज आपको पता चलेगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही टेस्ट लेके आया हूं जिसमें यह पता चलेगा कि इंग्लिश जब आपके सामने आती है तो आप उसे कितना समझ पाते हो, आपका लेवल क्या है। तो आइए शुरू करते हैं ये एक मजेदार सी वीडियो। दोस्तों, आपके सामने अब कुछ क्वेश्चन आएंगे, मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको बस समझकर अपने माइंड में सोचना है कि उसकी सही हिंदी क्या होगी, उसका सही मतलब क्या निकलेगा। आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं ताकि कहीं तुक्का ना लगा पाओ और आपको जेन्युइनली पता चले कि आपको कितनी इंग्लिश समझ में आती है, आपका लेवल क्या है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई इज शी नॉट टॉकिंग टू मी? इसका सही जवाब होगा वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था। आई हैव ब्रॉट एवरीथिंग बट माई पासपोर्ट। मैं सब कुछ ले आया हूं सिवाय मेरे पासपोर्ट के। यहां बट का इस्तेमाल किया गया था एक एक्सेप्शन को दिखाने के लिए, एक्सेप्शन के तौर पर, और ये टेंस था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मे बी आई एम नॉट मेंट टू बी अ सिंगर। शायद मैं सिंगर बनने के लिए नहीं हूं। जब हमें कहना होता है कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं या इस काम के लिए नहीं बनी हूं, तो उसके लिए meant to be का इस्तेमाल किया जाता है। He has broken his silence on this issue. उसने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक मजेदार सा सेंटेंस था। Since his childhood, he has been a sincere student. वह अपने बचपन से ही एक सिंसियर स्टूडेंट रहा है। यहां पे सिंस का इस्तेमाल किया गया चाइल्डहुड को दिखाने के लिए, जो कि एक डेफिनेट टाइमिंग थी। डिड ही कम लेट इन द मॉर्निंग? क्या वह सुबह देर से आया? पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस के अंदर, जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने बनाया डिड का इस्तेमाल करते हुए। जरा ध्यान से सुनना, यह बड़ा मजेदार है। What you are trying to say is not correct. जो तुम कहने की कोशिश कर रहे हो वो सही नहीं है। यहां वॉट का इस्तेमाल किया गया था जो को दिखाने के लिए। वॉट के बाद अगर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब होती तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया था, जो कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं था, एक अफर्मेटिव सेंटेंस था। हाउ ऑफन डू यू रिपीट योर जिम आउटफिट? तुम अपने जिम के कपड़े कितनी बार दोहराते हो? यहां पे हमने हाउ ऑफन का इस्तेमाल किया। जब हमें पूछना होता है कितनी बार आप ये काम करते हो, तो उसके लिए हाउ ऑफन का इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव इनकाउंटर्ड स्ट्रगल इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में संघर्ष का सामना किया है। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। एनकाउंटर की थर्ड फॉर्म एनकाउंटर्ड हो गई। ही नीड टू वर्क हार्ड। उसे मेहनत करने की जरूरत है। यह आसान सा दिखने वाला सेंटेंस भी मुश्किल लग सकता है, क्योंकि यहां पे नीड के साथ एस नहीं लगा। वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि नीड एक मॉडल भी होती है, जिसमें हम एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नीड एक मॉडल भी होती है और एक एक्शन वर्ब भी होती है। एक्सप्लेनेशन विल बी सॉर्ट फ्रॉम लोको पायलट ऑन मिस्टेक्स। लोको पायलट से मिस्टेक्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन यानी जवाब मांगा जाएगा। ये एक पैसिव वॉइस थी फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस इसमें इस्तेमाल की गई थी। लोको पायलट बोलते हैं, जो ट्रेन को चलाने वाले होते हैं उन्हें लोको पायलट कहा जाता है। तो उनसे जो मिस्टेक हुई है उसके ऊपर उनसे जवाब तलब किया जाएगा। द टीचर लॉर्ड्स द स्टूडेंट्स फॉर परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जाम। टीचर अपने स्टूडेंट की तारीफ करते हैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। लॉर्ड का इस्तेमाल होता है किसी चीज की तारीफ करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ था इसमें, जो हमने आसानी से समझ लिया। स्टूडेंट्स रू डिले इन एंट्री फॉर एग्जाम। स्टूडेंट्स एग्जाम में एंट्री के डिले होने पर शोक जताते हैं, दुख जताते हैं। यहां रू का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है शोक जताना, दुख जताना या फिर पछताना। विल चैट जीपीटी इनहांस ऑनलाइन लर्निंग एंड टीचिंग?
क्या चैट जीपीटी ऑनलाइन लर्निंग और टीचिंग को सुधारेगी या बढ़ाएगी? यहां पे विल का इस्तेमाल किया गया था, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया था। एनहांस का मतलब ये होता है किसी चीज में सुधार करना, प्रोग्रेस करना, तरक्की करना। रजत हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर इयर्स। रजत बहुत सालों से मेहनत कर रहा है। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें बहुत सालों से मेहनत की जा रही है। इसके लिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया गया कि कोई काम बहुत वर्षों से किया जा रहा है, बहुत सालों से किया जा रहा है, उन सालों का हमें नहीं पता, इसलिए हमने इसके साथ फॉर लगाया, सिंस नहीं लगाया। इफ आई गेट हुक्ड, गेट मी हेल्प। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे किसी चीज की आदत हो जाए, मैं किसी चीज का एडिक्टेड हो जाऊं, तो मेरी मदद कर देना। गेट हुक्ड का मतलब होता है किसी चीज का आदी हो जाना, किसी चीज का ऑब्सेशन हो जाना, किसी चीज की हमें लत लग जाना। Responsibilities helped Virat Kohli came good. जिम्मेदारियों ने विराट कोहली को कामयाब होने में मदद की। कम गुड का इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी शुरुआत खराब हो किसी भी कारण से, लेकिन बाद में आप रिकवर कर जाओ, बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कम गुड। व्हाई आर द गर्ल्स कंसिस्टेंटली आउटशाइनिंग द बॉयज इन सीबीएसई बोर्ड्स? इसका मतलब हुआ कि लड़कियां क्यों लगातार लड़कों को सीबीएसई बोर्ड्स में मात दे रही हैं। आउटशाइन करने का मतलब होता है किसी को हरा देना, किसी की चमक फीकी कर देना। इसका मतलब यही निकला कि हरा देना, मात दे देना। यू मे हैव टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ योर मैनेजर। तुम्हें अपने मैनेजर की देखरेख में काम करना पड़ सकता है। इसमें मे हैव टू का इस्तेमाल किया गया था, यानी फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके लिए हमने मे हैव टू लगाया था। द बॉस हैज इशूड अ स्टर्न वार्निंग टू ऑल द एम्प्लॉयज। बॉस ने अपने सभी एम्प्लॉयज को सख्त चेतावनी दे दी है। स्टर्न का मतलब होता है सख्त। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, इसलिए हमने इसको आसानी से समझ लिया। आई एम लीविंग मुंबई फॉर गुड। मैं हमेशा के लिए मुंबई छोड़ रहा हूं। जब हम फॉर गुड लगाते हैं, इसका मतलब होता है कोई काम हम परमानेंटली कर रहे हैं, फॉरएवर के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही इसमें फॉर गुड मैंने देखा, मुझे समझ आया कि इसका मतलब निकल रहा है कि मैं हमेशा के लिए ही मुंबई छोड़ रहा हूं। He would have said no. वह नो कह चुका होता। यहां पे वुड हैव का इस्तेमाल किया गया था, यानी कोई काम हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो काम हुआ होता तो वो ऐसा होता। यानी अगर उससे पूछा जाता तो वो ना में जवाब दे चुका होता, ना में जवाब दे देता। He is looking scared. He must have done something wrong. वह डरा हुआ दिख रहा है, जरूर उसने कुछ गलत किया होगा। यहां मस्ट हैव का इस्तेमाल किया है, यानी जब हम कहना चाहते हैं कि जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसी ऑब्लिगेशन है, ऐसे चांसेस हैं कि जरूर ही उसने कुछ ऐसा काम किया होगा, तो हम मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। यू मे हैव टू फेस सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। तुम्हें बहुत कठिन परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यहां मे हैव टू का इस्तेमाल हुआ था, यानी ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, अराइज हो सकती है कि तुम्हें बहुत ही कठिन परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शी इज टॉट बाय हर फादर। उसे अपने पिता के द्वारा पढ़ाया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक पैसिव वॉइस थी, जिसमें इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और लास्ट में सब्जेक्ट आ जाता है। कॉप्स फेल टू क्रैक मोर केसेस देन दे सॉल्व्ड इन लास्ट 3 years। पिछले 3 साल में जो पुलिस है, कॉप्स बोलते हैं पुलिस को, पुलिस ज्यादा नाकाम रही है केसेस को सुलझाने में जितने उन्होंने सुलझाए हैं उसकी कंपैरिजन में। माई सेंस ऑफ स्टाइल एंड फैशन हैज ऑलवेज बीन अ बिट डिफरेंट। मेरी जो समझ है फैशन और स्टाइल की, वो हमेशा से ही थोड़ी अलग रही है। यहां पे फैशन एंड स्टाइल को एक माना गया है, सिंगुलर माना गया, इसीलिए इसके साथ हैज आया, हैव नहीं आया। They have found a muse in one of our films. उन्हें हमारी किसी एक फिल्म में अब एक प्रेरणा मिल गई है। म्यूज का मतलब होता है किसी चीज में प्रेरणा मिलना है, किसी चीज से इंस्पिरेशन ले लेना, इंस्पिरेशनल कोई चीज होती है। यहां पे हमने दे हैव फाउंड का इस्तेमाल किया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। शी टर्न्स नरेटर विद ऑडियो सीरीज पुराने खत।
वह पुराने खत ऑडियो सीरीज के साथ एक नरेटर बन गई, यानी अब वो कहानी सुनाने वाली बन गई और उसकी जो सीरीज का नाम है वो क्या है, पुराने खत। इसमें शी टर्न्स का इस्तेमाल हुआ जो कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो तो एस या ईएस जुड़ जाता है। लेकिन ये सेंटेंस इस तरह से बना क्यों है? इसकी हिंदी तो कुछ और निकल रही है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए था। याद रखिए, न्यूज़पेपर और मैगजीन में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जानकारी को देने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन बताने के लिए। इसीलिए ये शी टर्न्स हुआ, ना कि शी हैज टर्न्ड हुआ। ही नेवर टेल्स अ लाई। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। याद रखिए, चाहे नेवर आए या ऑलवेज आए, उसके साथ भी अगर रूल लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो एस या ईएस लगेगा ही लगेगा। इसलिए ही नेवर टेल्स आया, टेल नहीं आया। आइए अब देखते हैं दोस्तों कि आपने कितना स्कोर किया और आपका इंग्लिश समझने का लेवल कितना है और आपको खुद के अंदर क्या चेंजेस, क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आपका इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग का लेवल कितना है? तो सुनिए ध्यान से। अगर आपने 30 में से 10 या इससे कम सवालों के जवाब सही दिए हैं, इसका मतलब आपका लेवल बिगिनर लेवल का है। यानी अभी आप एक बिगिनर हैं। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत है, आपको वोकैब्स पढ़ने की जरूरत है, जो जनरल वोकैबुलरी है, आसपास जो आप सामान देखते हो, कोई काम होते हुए देखते हो, वो वोकैब्स आप लर्न करनी शुरू करें। जो बेसिक इंग्लिश बुक है, जहां छोटे छोटे सेंटेंस लिखे होते हैं, वो आप पढ़ने की कोशिश करें। 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड की आप इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लें, इंग्लिश रीडिंग की, लिटरेचर की बुक ले लें, वो आप पढ़ना शुरू करें और वहां से अपने आप को मजबूत करते हुए चलें। दोस्तों, अगर आपके 10 से ज्यादा सवाल के जवाब सही थे लेकिन वो 20 तक थे, यानी 10 to 20 आपने सही आंसर किए, तो आपका लेवल एक इंटरमीडिएट लेवल है। यानी आप ठीक ठाक लेवल पे अभी काम कर रहे हो। आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है, मैगजीन पढ़ने की जरूरत है और इस तरह से अपनी वोकैब बैंक को और अच्छा करने की जरूरत है। आप अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करेंगे, आप अपनी ग्रामर को और इंप्रूव कीजिए ताकि आपका लेवल और इंप्रोवाइज हो सके। दोस्तों, अगर आपने 20 से ज्यादा सही सवालों के जवाब दिए हैं तो इसका मतलब आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आप एडवांस लेवल पे हैं। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको नॉवेल्स पढ़ने की जरूरत है। जो फॉरेन राइटर्स होते हैं, फॉरेन ऑथर्स होते हैं, उनके नॉवेल्स आप डेली पढ़ें। जो एडवांस वोकैबुलरी है उसको आप समझने की कोशिश करें, उसमें अपने आप को और एक्सेल करें और एनहांस करें, अपना लेवल बढ़ाते चले जाएं। और अगर आपने 30 में से 30 सभी सवालों के जवाब सही दिए हैं, इसका मतलब आप तो भाई बहुत ही बढ़िया ट्रैक पे चल रहे हो। आपके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से नाम रोशन करते रहिए, हमारा भी और अपने माँ बाप का भी। और आप सभी कोशिश कीजिए कि आपके 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन हमेशा सही रहें। नेक्स्ट सीरीज होगी आपकी प्रोनाउंसिएशन की, लिसनिंग की। तो ये पूरी सीरीज आ रही है जिसमें आपका लेवल चेक किया जा रहा है। अपना स्कोर मुझे जरूर बताना और अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा भाई, जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी आपके आंसर सही निकले, मुझे बताते हुए जरूर चलना है। बिना कॉमेंट में बताए आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ताकि मुझे पता चले मेरे बच्चों को कितना आता है।